सर करंट अफेयर्स को लेकर आजकल बच्चा बहुत कंफ्यूज है, तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और या कोई मैगजीन फॉलो करें या कोई न्यूज़पेपर, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी? यार करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ गया एग्जाम में अभी, चाहे आप जो भी एग्जाम दें, यूपीएससी दें, पीसीएस दें, बीपीएससी दें, करंट अफेयर्स का रोल अभी है। रीज़न उसका पीछे ये है कि करंट अफेयर्स में आपको ये नहीं पता दिन दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए। तैयारी करनी है यूपीएससी मैंने 2-3 साल जम के तैयारी करी, मतलब आप ये कह सकते हो 4 साल करीब मैंने ठीक से तैयारी करी यूपीएससी के लिए। और जो जो एग्ज़ाम आते गए हम पढ़ते चले गए। लेटर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि धीरे धीरे कि मेरे एक टीचर भी छुपा था, एक टीचर भी अंदर छुपा हुआ था, बिकॉज मुझे पहले से ही पढ़ाना बहुत पसंद था। सर आपने यूपीएससी के इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करे, तो एक यूपीएससी को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम आए हैं करण चौधरी सर के पास करने एक खास बातचीत। तो सर का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सर का कि सर ने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। सर सबसे पहले आप चूंकि एक टीचर हैं तो हम आपकी पूरी जर्नी को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन का सफर कैसा रहा? बचपन का सफ़र कैसा रहा? देखो, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी आर्मी में थे और पिताजी के 4 छोटे भाई थे। तो बचपन से मैं उन सभी लोगों के साथ रहा। पापा आर्मी में थे, उसके बाद चाचा आर्मी में चले गए मेरे, बाबा मेरे किसान थे। तो किसान और आप कह सकते हो आर्मी मैन, यानी किसान और जवान, दोनों से मेरा बचपन संपन्न रहा और माता पिता का प्यार मिला। तो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लाडला बच्चा रहा मैं। और किसान जवान के जो बच्चे होते हैं वो मेहनती ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जी सर। तो मेहनत करने का एक जुनून हमने बचपन से ही देखा है अपने माँ बाप के बीच में, दादा दादी के बीच में, चाचा चाची के बीच में और सभी के बीच में। इट बीन अ गुड जर्नी। मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बाबा मेरे पहलवान थे, तो आप ये मान सकते हो कि बाबा पहलवान थे, बाबा किसान भी थे और जवान भी थे, पहलवान भी थे। तीनों का एक कॉम्बिनेशन जो है हार्ड वर्किंग का, वो मुझे मिला। सर चूंकि आज आप लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो जब आप विद्यार्थी थे उस शुरुआती दौरान की आपकी शिक्षा थी, तब कैसा रहा आपका शिक्षा का सफर? शिक्षा का सफर हम तो गाँव में पढ़े थे। शुरुआत में मैं गाँव में पढ़ा एकदम, और बहुत देसी स्टाइल में गाँव में पढ़ाई होती थी। प्राइमरी में पढ़ाई करी मैंने। प्राइमरी के बाद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल था, उसमें एडमिशन करा दिया। तो घर में क्या था कि घर में तो हम हिंदी बोलते थे और जनरली वो जो गांव की एक रूपरेखा होती है उसी के अंदर रहते थे चीज़ों को लेकर। लेकिन प्राइमरी के साथ साथ ना जो बचपन की पढ़ाई हुई हमारी, वो थोड़ी मिक्स टाइप की रही। मतलब मैं करीब 7वीं क्लास तक गाँव में पढ़ा। 8वीं क्लास से मैं फतेहगढ़ में मैंने पढ़ाई करी, फतेहगढ़ में आर्मी के कैंप में। वहाँ थोड़ा पढ़ाई का स्टैंडर्ड चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि 10वीं क्लास तक मैं एक मीडियोर स्टूडेंट ही रहा था, मतलब बीच का सा विद्यार्थी रहा था। पहले गांव में तो हम पढ़ते ही बहुत कम थे। 5वीं क्लास तक तो मैं बहुत ही कम पढ़ा हूँ, ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देता था। 5वीं क्लास के बाद 6वीं क्लास में थोड़ा सीरियस रहा। 7वीं 8वीं क्लास में मैं थोड़ा सा और सीरियस हुआ। और 9वीं 10वीं तो आप जानते ही हो कि वो सीरियस होना पड़ता है पास होने के लिए। एकदम से सर। ये जर्नी इस प्रकार की रही है बचपन की पढ़ाई की। तो मतलब एक मध्यम क्लास का ही बच्चा रहा हूँ। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने के लिए गया मैंने 12th में मेरे अच्छे मार्क्स थे वैसे, तो बायोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्ट लगती है 12th में। तो बायो से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद फिर भी मैंने बीए किया। बायो होने के बावजूद भी बीए किया? हाँ, बीए किया, क्योंकि बीए करने का रीज़न ये था कि मुझे शुरू से ही आर्मी में जाना था। तो मुझे लगता था कि मैं एनसीसी करूँगा साथ में, और एनसीसी के साथ में मैं क्या करूँगा कि ये तैयारी करूँगा डिफेंस सर्विसेज की। उस चक्कर में मैंने बीए किया। तो ग्रेजुएशन में मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ने में भी, और एनसीसी में, एनएसएस में, ये सब मेरे पास थी। तो आई वॉज लीडिंग माई कॉलेज इन एनसीसी और एनएसएस बोथ। तो इट वॉज क्वाइट गुड। बाकी फिर मास्टर्स किया, तो मास्टर्स में भी मैं और अच्छा हुआ पढ़ने में। फिर मैंने डॉक्टरेट में और अच्छा हो गया पढ़ने में। तो जर्नी रही बस ऐसी पढ़ाई। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? यार मेरी बेसिक एजुकेशन जो है बहुत एडवेंचरस रही है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी प्राइमरी स्कूल में करी थी, और मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें पढ़ने जाता था क्लास 5th तक। तो बड़ी एडवेंचरस जर्नी थी प्राइमरी स्कूल की, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद 7वीं 8वीं क्लास की एजुकेशन थोड़ी ठीक हुई, मैं शहर में चला गया था पढ़ने के लिए, और 10वीं क्लास तक वहीं मैंने पढ़ाई करी, तो वो ठीक ठाक थी। सर आप गवर्नमेंट स्कूल में थे प्राइमरी तक, तो गवर्नमेंट का तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है भारत के स्कूलों का, सरकारियों का।
गवर्नमेंट स्कूल अच्छा एक्सपीरियंस होता है भारत के स्कूलों का, और हमारे समय प्राइमरी स्कूल बड़े अच्छे हुआ करते थे। मतलब है कि उस समय बैठने के लिए, आजकल तो बच्चों के पास बेंच होती है, हमारे पास उस समय बैठने के लिए हमें घर से अपने वो लेके जाते थे हम, अपना कट्टा, कट्टा टाइप का, या उसे आप वो कहते हैं ना, एक चटाई। चटाई या पेपर का बैग सा लेके जाते थे। हम्म, और हर विद्यार्थी लेके जाता था, यानी ऐसा नहीं सब सब लेके जाते थे। बाद में फिर ये हुआ कि सरकारी चटाई वगैरह आ गई थी, और वहाँ बड़े अच्छे एक्सपीरियंस थे। हमने भी लाइन में लग के कई बार सरकारी राशन मिलता था पहले बच्चों को, फिर प्राइमरी में समय पहले वजीफा आता था जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं आप लोग, वो हमने खूब लिए। बहुत मज़े थे उस लाइफ के, अलग थी वो। सर ये राशन मिड डे मील था या कुछ अलग था ये? नहीं, पहले ऐसे नहीं मिलता था, पहले गेहूँ वगैरह अलग से मिला करते थे, डेट्स व्हाट डिफरेंट एक्चुअली, अलग हुआ करता था। सर वजीफा कितना मिलता था उस समय? यार वजीफा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मिलता था वो तो घर वाले लेते थे, लेकिन शायद 300 300 रुपये साल का मिलता था ऐसा सर। कुछ वजीफा मिलता था। हाँ, लेकिन सर सरकारी स्कूल की तो अपनी यादें ही कुछ अलग होती हैं। फिर उसके बाद की जो आपकी शिक्षा हुई सर, उसके बारे में? उसके बाद देखो 10th क्लास के बाद मैंने पढ़ाई मथुरा से की है, 11 हम्म, 12 मैंने मथुरा से की है, और मैंने वहाँ, वो मेरी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हुई थी, मथुरा में आ गया था पढ़ने के लिए। वहाँ मैंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मेडिकल में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, बायो में बहुत इंटरेस्ट था। साइंस मेरी बहुत अच्छी थी बचपन में पढ़ाई करने में, तो पढ़ाई की 12th क्लास में अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे। फिर उसके बाद मेरा बायो में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर मैंने बीए किया, और बीए में मैंने, उसके पीछे रीज़न था कि मुझे आर्मी में जाना था। हम्म, तो मैं चाहता था कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, उसके साथ मुझे पहले से गेम्स बहुत पसंद थे, क्योंकि मेरे बाबा पहलवान थे, तो इट वाज अ जेन्युइन एंड नेचुरल इम्पैक्ट ओवर मी कि मैं भी स्पोर्ट्स खेलूँ, कुश्ती वगैरह खेलूँ। तो एनसीसी मैंने लिया था ग्रेजुएशन में, हम्म। एनसीसी का, एनएसएस का, मैं अपने कॉलेज का, मैं बीएसए कॉलेज से पढ़ा हूँ। बीएससी कॉलेज मथुरा। हाँ, तो बीएसए कॉलेज मथुरा में एनएसएस का मैं चीफ डॉक्टर था, हम्म, और एनसीसी में आई वाज अंडर ऑफिसर, मैं अंडर ऑफिसर था एनसीसी में। एनसीसी में तो मैं कई बार कैंप सीनियर भी रहा हूँ एनसीसी में, और अच्छा खासा अनुभव रहा है मेरा। वो ग्रेजुएशन मेरी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई भी अच्छी से हमने ग्रेजुएशन में करी थी। सर कभी आपने कुश्ती करी? कुश्ती मैंने बहुत की है। तो गेम्स में कभी आपने प्रेफर करा कि क्यों 8th ना क्लास कुश्ती तक मैंने करी जाए? गेम्स खूब खेले, और मैंने यूपी में जूनियर गेम्स में मैं खेला हूँ, यूनिजेंस खेला हूँ, मैं कुश्ती खूब खेला हूँ, लेकिन आगे मैं कुश्ती को कैरी नहीं कर पाया। इसका रीज़न रहा कि मेरे पापा आर्मी में थे, हम्म, तो पापा को कुश्ती में चोट लगी थी कान में। हम्म, उसके बाद मैं कुश्ती को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा मानना था कि कुश्ती में बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुश्ती खेलने में ना, आपके कान वगैरह जो टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं। सेकंड क्या है, कुश्ती के लिए ना बहुत ज़्यादा फील्ड चाहिए, मतलब आपका जो बॉडी है ना उसको बहुत काम करना पड़ता है। तो पढ़ाई करने का फिर मन नहीं करता, आप खाना खाओगे सो जाओगे, एकदम से सर। तो थोड़ा सा कुश्ती का रूटीन नहीं बन पाया। सर ये भी है कि पढ़ाई और कुश्ती एक साथ लेके नहीं चला जा सकता। सर आप बचपन से किस जॉब में जाना चाहते थे? यार बचपन से मैं इंस्पायर था आर्मी के प्रति, क्योंकि पापा मेरे आर्मी में थे, चाचा मेरे आर्मी में थे, और किसान का बच्चा जवानी बनता है, ऐसा एक सोच थी। तो आर्मी में जाने का मेरा सपना था बचपन से ही, आई वॉज वेरी मच इंस्पायर कि मैं आर्मी में जाऊँगा। या दूसरा मुझे अच्छी लगती थी पॉलिटिक्स, हम्म, अगर मैं सही में बात करूँ तो सही मायने में। आर्मी के लिए मैंने ट्राई किया, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मुझे लगता है कि 19.5 साल की एज में हम्म, मैंने यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम दिया था, सीडीएस। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जितनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया, हर बार मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, हर बार मैंने एग्ज़ाम किया। पहले कुछ अटैम्प्ट में मेरा एसएसबी मेरा नहीं हो पा रहा था, एसएसबी इंटरव्यू। बाद में एक ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मुझे लगता है कि नेचर नहीं चाहता था कि मैं आर्मी जाके ज्वाइन करूँ। मुझे एक एक्सीडेंट हुआ, और मैं इसमें मेरी जो आगे की दांत है पूरे टूट गए थे, तो मेडिकली मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे उसमें नुकसान हुआ था। तो उसके बाद फिर वो सपना मैंने छोड़ दिया था। तो सर आर्मी का जब आपने सपना छोड़ा तो फिर किस को लेके कैरी किया? आर्मी के बाद फिर मैंने तैयारी करी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक नीड था कि मैं देखना चाहता था कि क्या है। देखो आर्मी ऑफिसर्स आर वेल क्वालिफाइड, और सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं वो भी वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है ना प्रिपरेशन की, वो थ्रिलिंग है हम्म, कि आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और वो एक जो यूपीएससी की जर्नी है तैयारी की, सारे एग्जाम यूपीएससी के होते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सीएससी हो। आईएएस का कोई एग्जाम नहीं होता, ना, आईएएस तो सीएससी के अंडर एक एग्जाम है। तो एक थ्रिलिंग जर्नी होती है,
कि आप देश के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो, एक शौक होता है, एक जुनून होता है आपको। तो जुनून था कि यार हमें सब कुछ पढ़ना है देश के बारे में और एकदम थ्रिलिंग तरीके से तैयारी करनी है। तो यूपीएससी मैंने 2-3 साल जम के तैयारी करी, मतलब आप ये कह सकते हो 4 साल करीब मैंने ठीक से तैयारी करी यूपीएससी के लिए। और जो जो एग्ज़ाम आते गए हम फोड़ते चले गए, फोड़ते चले गए, फोड़ते चले गए। लेटर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि धीरे धीरे कि मेरे अंदर एक टीचर भी छुपा था, एक टीचर ही मेरे अंदर छुपा हुआ था। बिकॉज मुझे पहले से ही पढ़ाना बहुत पसंद था, मतलब मैं एज ए जॉब नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। मैं करीब 8th-9th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जब मैं 8वीं-9वीं क्लास में था तब से मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन देना। हाँ, और जब मैं ग्रेजुएशन में आया ना, तो ग्रेजुएशन में जो छोटे वो नहीं होते, जब मैं सीडीएस का एग्जाम दे रहा था, हाँ, तो सीडीएस के जो छोटे एग्जाम होते हैं आर्मी के, इनके एयरफोर्स, वगैरह एक्स के, ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, तो डबल उसमें मैं एसएसएफ। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाया करता था। एक कोचिंग सेंटर था उसमें, मैं ऐसे ही मतलब एक भैया थे, उनके साथ पढ़ाने का मुझे बहुत शौक सा पड़ गया। फिर तो अगर पढ़ाने का देखो तो मुझे लगता है कि मैं तो करीब ऑन एवरेज 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मज़ा आने लग गया था पढ़ाने में। फिर पढ़ाने के एग्ज़ाम भी बड़ी आसानी से मैं क्वालिफाई कर लिया। टीचिंग के जितने एग्ज़ाम्स हैं मेजोरिटी ऑफ मैंने सारी क्वालिफाई कर रखे हैं, चाहे वो बेसिक से लेकर टॉप हायर एजुकेशन तक के जितने एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें। सर, आपने यूपीएससी के इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करे, तो एक यूपीएससी को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है? यार देखो, यूपीएससी में बड़ी थ्रिलिंग सी चीज़ है। यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करना एक शौक है, और एक ऐसा डेडिकेशन, ऐसा पैशन चाहिए उसके लिए कि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर जोश, जुनून, पैशन, एम्बिशन, ठीक है, पेशेंस लेवल सब कुछ होना चाहिए। वो आपको सब कुछ सिखा देता है। तो यूपीएससी तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, मुझे लगता है प्रिपरेशन किया हुआ आदमी अगर वो सफल भी नहीं है ना, तो वो बहुत सारी नौकरियों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अब तैयारी की यूपीएससी की और आपने ठीक से तैयारी की है, आपने देखो, तैयारी करना और सिलेक्शन होने में डिफरेंस होता है। अगर जी आपने सर। ठीक से तैयारी की है तो गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाओ, क्योंकि सफलता मिलना और तैयारी करने में अंतर है। अंतर है सर। सफलता मिलने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर सेट्स होते हैं, यूपीएससी की पर्टिकुलर डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट हो कि नहीं हो, तब सफल हो जाते हो। कभी कभी किस्मत भी होती है इसमें भी, लेकिन आपने ठीक से तैयारी अगर की है ना, तो मुझे लगता है कि 100% आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो पाओगे। अग- आप बहुत सी ऐसी नौकरियों से बेटर रहोगे तैयारी करके यूपीएससी की, जो अच्छी खासी नौकरियां हैं। बहुत सारे आजकल देखो एसएससी की नौकरियां जाती हैं, इनसे यूपीएससी की तैयारी किया हुआ लड़का वो सफल नहीं है, फिर भी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका मोटिवेशन, उसका नॉलेज का लेवल, दुनिया को समझने की उसका क्षमता, उसका दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। आई रियली फील यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। सर, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका एक अलग जज्बा और जुनून रहता है, लेकिन आपने तैयारी भी करी है और आप तैयारी करवा भी रहे हैं, तो आपका इस सब को लेकर क्या अनुभव है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, जो बच्चा तैयारी करता है ना यूपीएससी की, उसके अंदर एक अलग स्पिरिट होता है, एक अलग एम्बिशन होती है, एक अलग जज्बा होता है, एक अलग पेशेंस लेवल होता है, उसके अंदर कुछ सपने होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ थ्रिलिंग जर्नी होती है यूपीएससी की और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की। जो बच्चा ये सोचता है ना कि मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है, वो अपने आप में बहुत थ्रिलिंग होता है। हम्म। उसकी सोच ही बड़ी है। भाई हमने सोचा है, किसी और ने सोचा कि मुझे ये बनना है, तो एक बच्चा, हमारे देखो यूपी बिहार के इतने बच्चे तैयारी करते हैं, वो ये सोच के यहाँ तक आया कि मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है, तो उसकी सोच ही अपने आप में नायाब है। और वो जो थ्रिलिंग प्रिपरेशन है यूपीएससी की, बहुत कमाल की है। आदमी को इतना कुछ सीखने को मिलता है यूपीएससी में, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है। आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम दे रहे हो। दूसरा है कि आप लगातार पढ़ते चले जा रहे हो, आपने पूरे देश के बारे में पढ़ लिया, इंडिया का हिस्ट्री कैसा है, इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, सब कुछ आप पढ़ लिए। तो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर कमाल का टैलेंट होता है। अगर वो सफल हो गए बहुत अच्छा, वो असफल भी होते हैं ना तब भी कई नौकरियों से बेटर रहते हैं। मुझे लगता है अगर उन्होंने ठीक से तैयारी की है ना, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सफल नहीं भी हो पाए, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छे अच्छे कुछ लोग जो है वो सारी बुक्स बहुत अच्छी अच्छी लिख पाते हैं, दुनिया के बारे में अच्छी नॉलेज होती है,
पॉलिटिक्स में ट्राई करते हैं। तो बहुत ही अच्छी जर्नी है और मुझे लगता है कि एक अलग ही क्राउड होता है जो स्पेशल इंटेंशन के साथ पैदा हुआ होता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जज्बाती लोग होते हैं। सर जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है कंपेरेटिव टू स्टेट पीसीएस, तो उसमें कोई बच्चा मतलब विद्यार्थी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो क्या एक रणनीति होनी चाहिए स्टेट पीसीएस के लिए और क्या होनी चाहिए यूपीएससी के लिए? देखो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग भी है, लेकिन सबका एक ही सिलेबस है कॉमन ओवरऑल। ओवरऑल आपको इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है। अगर आप देश में रह रहे हो तो आप स्पेसिफिकली जानो कि इस कंट्री के अंदर क्या है, इस कंट्री के रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करोगे, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंट्री का कैसा रहा है। और स्टेट पीसेस में अलग से ही जुड़ जाता है कि आप किसी स्टेट के लिए स्पेसिफिक हो जाते हो। जैसे बिहार है तो आपको इंडिया तो पता ही होना चाहिए, बिहार के बारे में स्पेसिफिक आपको नॉलेज चाहिए। अब जो बच्चा यूपी में सर्विस करेगा उसको यूपी की नॉलेज चाहिए, जो राजस्थान में करेगा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश में करेगा एमपी का आना चाहिए उसको। तो दोनों का सिलेबस तो एक ही है ओवरऑल, लेकिन स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक जुड़ जाता है। जी सर। जिससे कि जहाँ आप सर्विस करोगे, जहाँ आप नौकरी करोगे, उस पार्टिकुलर राज्य के बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है वो जरूरी भी है। और मुझे लगता है जो बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस की उनको इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि आपको नौकरी वही करनी है। भाई यूपी वाला यूपी में रहेगा तो अब जानोगे ना जी, बिहार का बिहार में रहेगा तो अब जानोगे कि भाई बिहार का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है, यूपी का कल्चर कैसा है, यूपी संस्कृति कैसी है। बिन संस्कृति बनाए जाने आप कैसे कानून लागू कर दोगे, ये पॉइंट है। सर आपने टीचिंग के लिए पॉलिटी को ही क्यों चुना? यार पॉलिटी सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब मैं तैयारी करता था तो पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर लोगों के मन में बड़ा वो था कि पॉलिटी बड़ी कठिन है, या पॉलिटी जो है वो बड़ी अलग है, आर्टिकल्स ये सब वगैरह वगैरह। तो मुझे लेकिन पॉलिटी शुरू से अच्छी लगती है, क्योंकि पॉलिटी में तुम देश के सिस्टम के बारे में जान रहे हो। जैसे मैंने बताया कि मुझे पॉलिटिक्स ही बड़ी पसंद थी शुरुआत से ही, तो मेरा एक इंटरेस्ट था पॉलिटी के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझना कि देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, संविधान क्या है, और संविधान से देश क्यों चलता है। भाई दुनिया में इतने सिस्टम है, तो कई प्रकार की चीज़ों को जानने से पॉलिटी में इंटरेस्ट मिला। पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत बच्चों को टफ भी लगता है। एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ मुझे लिख के भेजी थी, सर पॉलिटी सब्जेक्ट का हाल कुछ ऐसा है कि पाठ पढ़ के याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, लिख कर फिर सोचना। पाठ पढ़ के याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, लिख कर फिर सोचना। आर्टिकल पे आर्टिकल रोज रटता हूँ प्रभु, आर्टिकल पे आर्टिकल रोज रटता हूँ प्रभु। जिंदगी मैंने लिखा कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। तो पॉलिटी में बच्चे आर्टिकल्स याद करते हैं, लेकिन पॉलिटी इज नॉट अबाउट आर्टिकल्स। पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, सिस्टम समझना होता है कि हमारे कंट्री का सिस्टम क्या है। आर्टिकल्स बच्चे याद करने में फंस जाते हैं। तो दोनों का अलग अलग रूल है, अलग अलग दोनों का इंपॉर्टेंस भी है, दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आप देश की रियलिटी के बारे में पढ़ रहे हो भाई, आज की जो पॉलिटी है वो कल का इतिहास बनेगी। एकदम से सर। पॉलिटी मतलब आप करंट में रह रहे हो देश के अंदर। और आप पॉलिटी सब्जेक्ट का एक और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी अगर आप जानते हो ना, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है पॉलिटी का। अगर आप पॉलिटी जानते हो तो आपको हर जगह वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चुनाव कैसे हुआ, कितनी सीट्स थी, कैसे बहुमत मिलता है, अपोजिशन पार्टी कैसे बनेगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी, अलायंस क्या होता है, गठबंधन क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानते हो तो आप ट्रेन में जाओगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप चाय के अड्डे पे बैठोगे वहाँ भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। सेकंड, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है, करंट में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, आप सब जानते हो। इसीलिए पॉलिटी सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है बेसिकली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर स्टूडेंट्स आपको पॉलिटी किंग कहते हैं, तो ये नाम कब पड़ा पॉलिटी किंग और कैसे पड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट कोई किंग नहीं होता। ये तो एक्चुअली एक बार मैं क्लास ले रहा था बीपीएससी की, केजीएस में पटना। तो एक बच्ची ने एक ऐसा कुछ बनाया और बनाकर लेके आई, कहा कि सर ये आपको पहनाना, एक मुकुट टाइप का था, ऐसा कुछ था, उसमें लिखा हुआ था ये पॉलिटी किंग। तब से क्या हुआ कि वो ऐसे कोई बच्चे कहने लग गई। अदरवाइज मुझे लगता है कि देखो हर आदमी, मैं तो सब्जेक्ट का सेवक हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ पॉलिटी। मैं तो सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का,
और जो मुझे आता है बच्चों को सिखा देता हूँ। तो पॉलिटी, संविधान तो बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं कह सकता हूँ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे। उनके पास थी नॉलेज कैसे चीज़ें बनाई। तो जनरली इसका आंसर है। सर आपकी नज़र में आपके नज़रिए से सफलता के क्या मायने हैं? देखो, सफलता एक ऐसी चीज़ है, डिफाइन नहीं कर सकते। सफलता के अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग मायने हैं। मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ इस मामले में। मेरी नज़र में सफलता का मीनिंग होता है कि जो आप चाहते थे, जो आप पसंद करते हो, वही काम आप कर रहे हो और उस काम में आपको संतुष्टि मिल रही है, यू आर सक्सेसफुल। अगर मान लो आप बनना चाहते थे एक्टर और आप हैं टीचर, तो आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप बनना जो चाहते थे वो आप बन गए और उसी काम को आप अब इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो और आपको उसमें सफलता मिल रही है। आपकी नज़रिए में सफलता की अलग अलग परिभाषा है। हो सकता है कोई आदमी पैसा कमाता है, किसी को लगे कम कमाता है, किसी को लगे ज़्यादा कमाता है। कोई आदमी पढ़ाई करता है, कोई आदमी पढ़ाई का मतलब सोचता है सिर्फ नौकरी लगना, और किसी के नज़रिए में पढ़ाई का मतलब है आत्मा को ज्ञान प्राप्त होगा। दोनों में चल रहा डिफरेंस है। तो एकदम किसी काम को करने में आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपकी ओपिनियन सेटिस्फाइड है, आपका इंटरनल सोल सेटिस्फाइड है, आई थिंक दिस इज सक्सेस एक्चुअली। क्योंकि उसी को मेरे अकॉर्डिंग वही सक्सेस है। मैं तो इसी को मानता हूँ, जो काम मुझे अच्छा लगता था वो मैं काम करता हूँ और उस काम को करने में मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है। आई थिंक दिस इज सक्सेस। सर आजकल ना कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने खूब मेहनत करके कोई गवर्नमेंट की पोस्ट अचीव कर ली और वहाँ पहुँचने के बावजूद भी कह रहे हैं अरे यार ये तो वो था नहीं जिसके हम चाहते थे। या फिर जैसे मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई समीक्षा अधिकारी बन गया, बन गए, लेकिन उसके बाद अरे यार नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो क्या वो सफलता नहीं थी? और वो नहीं थी तो क्या थी वो फिर? देखो, नौकरी सफलता का मायना नहीं है। किसी आदमी को नौकरी बहुत मजा आता है। कोई लड़का पुलिस वाला बनना चाहता है, पुलिस की नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, कंधे पे डबल स्टार है या ट्रिपल स्टार है, नीचे बुलेट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, दे आर एंजॉयिंग इट। कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में चले गए, दे फील दे एंजॉय दिस लाइफ एक्चुअली। आर्मी का अलग स्वैग है। कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बन गए, आईएएस का अलग स्वैग है, आईपीएस का अलग स्वैग है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का खेल है। अगर वो नौकरी उनकी लग गई, लेकिन उन्होंने वो नौकरी सिर्फ नौकरी के लिए ली है, पैसे कमाने के लिए, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्हें लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया, गलत ट्राई कर लिया मैंने। तो मेरे हिसाब से नौकरी से ज़्यादा जरूरी इंटरेस्ट है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको वो परस्यू करना चाहिए। उससे पैसा अपने आप आपके साथ आएगा। जी सर। भाई, पैसा उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपके पास आएगा। तो नौकरी का मतलब तो पैसा ही होता है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। सर एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है? समाज के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप बदलना चाहते हैं जो पसंद नहीं है आपको? यार, समाज बड़ा ही, इंडिया का समाज बड़ा ही डाइवर्सिफाइड समाज है। समाज में सब अच्छा ही होता है, हर आदमी का अलग ओपिनियन होता है। पर मैं ही मानता हूँ सोसाइटी में करप्शन मुझे पसंद नहीं है, करप्ट लोग मुझे पसंद नहीं है। करप्शन के कई सारे मायने हैं। करप्शन का मायना सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक ब्यूरोक्रेसी में हो। करप्शन का मायना सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी नौकरी में भ्रष्टाचार करते हो। करप्शन के मायने कई प्रकार से होते हैं। आदमी मोरली करप्ट हो सकता है, एक टीचर भी करप्ट हो सकता है, मैं भी करप्ट हो सकता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में नहीं आ रहा, करप्ट। मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, करप्ट। आप अधिकारी हो, आप पैसे ले रहे हो, करप्शन। जो आदमी अपने काम को ठीक से ना करे या जो आदमी अपने काम में गलत प्रैक्टिसेस करे, वो करप्शन है। और करप्शन बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। लोगों को करप्शन अच्छा लगता है, पैसे कमाना, लेकिन जो पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, मोरली भी करप्ट होते हैं। नैतिक करप्शन भी होता है। करप्शन की बड़ी डेफिनेशन है, इसे आप एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। लोग मोरली करप्ट होते हैं, लोग फाइनेंशियली करप्ट होते हैं। तो एक भी करप्शन की आदत अगर आपके अंदर है ना, तो फिर वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को वीक कर देगी। वो एकदम ऐसी आदत है कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो शरीर है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। आपका जो मन है, दिमाग है, आत्मा है, पूरी खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन की प्रैक्टिस से लोगों को दूर रहना चाहिए। सर कुछ क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, तो वो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि बीपीएससी तैयारी करने की क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए? अच्छा,
देखो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सटीक रणनीति तो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। आपका सिलेबस क्या हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। तैयारी के लिए 1 साल कम से कम दो, लेकिन 1 साल से पहले तैयारी आपकी हो नहीं पाती है। उस 1 साल में आप अपनी टाइमिंग डिसाइड करो, फ्रेम बनाओ कि भाई आपने 1 साल का टाइम पीरियड है, उसको आप 4-4 महीनों में बांट दो या 3-3 महीने में बांट दो सपोज करके, और 3-3 महीने के गैप में आप उन चीज़ों को अचीव करो। प्रिपरेशन के एक फेजेस को आप अचीव करो, पहला फेज अचीव करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके फेज अचीव करो। आप अपने साल के समय को फिर महीनों में बांट दो, महीनों के समय को आप अपने वीक्स में बांट दो, और वीक को आप फिर डेज में बांट दो। फिर आप डे को डेली अचीव करो। आपने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, फिर आपको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास अपनी रणनीति हो, और रणनीति हर आदमी की अलग होती है। तो बीपीएससी पास करना है, पीसीएस पास करना है, आपकी एक पर्सनल रणनीति है। उस रणनीति को आप फॉलो करो, आप बैठ के सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी समय समय पर रणनीति बदलनी भी पड़ती है, तो फिक्स तो हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता। तो मैं भी शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे कि आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सर करंट अफेयर्स को लेकर आजकल बच्चा बहुत कंफ्यूज है, तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, और या कोई मैगजीन फॉलो करें या कोई न्यूज़पेपर, इसके लिए क्या? यार करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ गया एग्जाम में अभी, चाहे आप जो भी एग्जाम दें, यूपीएससी दें, पीसीएस दें, बीपीएससी दें, करंट अफेयर्स का रोल अभी है। रीज़न उसका पीछे ये है कि करंट अफेयर्स में आपको ये नहीं पता दिन दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर्स के रोल के लिए यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द वर्ल्ड एंड द नेशन, क्या दुनिया में चल रहा है। इसके लिए बेस्ट होता है कि आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, वो आपको बताता है दुनिया में क्या चल रहा है। सेकंड होता है कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो करें, आप हर महीने एक मैगजीन पढ़ें, कोई भी एक मैगजीन हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहली बच्चे गलती ये करते हैं, कॉमनली एरर जो होता है उनका, कि वो हर महीने एक अलग मैगजीन पढ़ते हैं। एक मैगजीन पढ़ें सबसे पहला काम, तो हर पूरी साल 12 महीने। दूसरा चीज़ क्या करें, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ें पूरी साल। ये 2 काम आप करोगे तो करंट अफेयर्स आपका पूरा प्रिपेयर हो जाता है। कोई भी एक मैगजीन, कोई भी एक न्यूज़ पेपर। और दूसरा क्या है, अगर आप चाहते हो ना, तो ऑल इंडिया रेडियो पे एक ऑल इंडिया रेडियो का डिस्कशन आता है, या डेली न्यूज़ भी आते हैं, वो दोनों आप सुनते चलो, वो दोनों आप ऐड कर लो, तो आपके मेंस में बड़ा अच्छा काम आता है। सर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका आगामी समय में यूपीएससी का एग्जाम है, तो क्या उसे एग्जाम देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? डिपेंड करता है, यूपीएससी में तो अटेम्प्ट का गेम है ना, कितने आपके पास अटेम्प्ट्स हैं। जी सर। अगर आपके पास अटेम्प्ट है कि आप दे सकते हो, तो आपको दे लेना चाहिए। दूसरा क्या, अगर तैयारी अच्छी नहीं है, तो तैयारी अच्छी है या नहीं है ये डिसाइड करता है मॉक टेस्ट। आप मॉक लगा रहे हो, मॉक में आपको लग रहा है कि आप कट टू कट अगर कंपटीशन में हो, आप कट ऑफ से 2 नंबर आगे, नंबर पीछे चल रहे हो, तो एग्ज़ाम आपको दे लेना चाहिए। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कट ऑफ से बहुत पीछे हो, तो आपको स्किप कर देना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं खराब करना चाहिए। अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहिए। सर ऑप्शनल को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका चुनाव कैसे करें ऑप्शनल का? देखो, ऑप्शनल जो होता है वो एक पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ बच्चे 2 चीज़ें लेकर चलते हैं, पहला कि स्कोरिंग ऑप्शनल हो, दूसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शनल हो, तीसरा एक और डायमेंशन जुड़ गया आजकल, छोटा ऑप्शनल हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, वो ऑप्शनल आप रख लो अपने पास। जिसमें जीएस में आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हो, वो ऑप्शनल ले सकते हो। स्कोरिंग तो ऑप्शनल हर कोई होता है। आप देखो, कभी ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी एंथ्रो में मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी हिंदी लिटरेचर में मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो डिपेंड ऑन कि आप कैसे लिख रहे हो, सब्जेक्ट में आपकी कमांड कैसी है, वो जीएस पेपर आपको बता देता है। तो जीएस के अकॉर्डिंग ऑप्शनल ले लो। सारे ऑप्शनल जो है इक्वल वैल्यूज़ है उनके, और वो डिपेंड करता है कि कितना आप अच्छे से उसे पढ़ रहे हो। सर कुछ बच्चों का ये प्रश्न है कि मैं 2 या 3 साल बाद यूपीएससी का परीक्षा दूंगा, तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखो, यूपीएससी हुआ या पीसीएस हुआ, इसकी तैयारी शुरू करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखें, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी। और प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आप उसमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। जो आप बुक पढ़ोगे साथ में उस टॉपिक को समझने के लिए, समझो आपने साइक्लोन पढ़ा, आपने प्रेसिडेंट ऑफ के बारे में पढ़ा, तो आप बुक पढ़ो। बुक के बाद अगर आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप वीडियोस देखो टीचर्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेगमेंट हो गए। पहला आपने एनसीईआरटी पढ़ी,
दूसरा आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, तीसरा आपने बुक्स या वीडियो देखी। ये देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा एक प्रिपरेशन का तरीका। फोर्थ नंबर पर प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हो। इन 4 के बाद आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन टॉपिक्स को आप चूज कर लो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपने किसी किताब में से पढ़ लिया, आप सिलेबस पर टिक करो कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक के रिलेटेड सारे प्रश्न आपसे हो रहे हैं, टॉपिक डन है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ। बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेबस की नॉलेज नहीं होती है कि सिलेबस क्या है, वो पढ़ क्या रहे। तो ये 3-4 सेगमेंट को फॉलो करो। एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस लगाओ। दैट्स इट, इतना ही है। सही है, इतने में आपका बच्चे का तैयार हो जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन हमें कई सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि आंसर राइटिंग की क्या एक तैयारी होनी चाहिए। यार आंसर राइटिंग एक आर्ट है, और आंसर राइटिंग के लिए आप जरूरी नहीं है आप आंसर ही लिखोगे। आंसर राइटिंग की आप जैसे कोई घटना होगी तो आपने उस घटना को लिख दिया, न्यूज़पेपर में से कुछ हुआ उसको आपने लिख दिया। बेसिक एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, उनको आप प्रैक्टिस करो लिखने की। तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत लोगों को नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ठीक वे में कनेक्ट नहीं कर पाते कि पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो इन्फॉर्मेशन को लेकिन आप दे नहीं पाते। तो यहाँ 2 अलग अलग पॉइंट है। एक बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन है और दूसरा उस इन्फॉर्मेशन कम है लेकिन फिर भी उसको सही से वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, बता पा रहा है। आप जानते हो लेकिन आप बता नहीं सकते। दूसरा आप कम जानते हो लेकिन आप ठीक से बता सकते हो जितना आप जानते हो। 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हो गई हैं। जी सर। तो आंसर राइटिंग के लिए जो आप जानते हो उसे ठीक से बता सको तो हर मामले में आपको लिखना चाहिए। ऐसे लिखो, प्रेसिज राइटिंग लिखो, कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, आप रिपोर्ट राइटिंग्स हो गई, आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख के उसमें से लिखो, एनसीईआरटी के ऊपर लिखो। फिर धीरे धीरे प्रश्नों को लिखना सीखो। एक फ्रेम होता है प्रश्न का, क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ, सो व्हाट एंड कंक्लूजन। तो उस फ्रेमिंग में आप लिखना सीखो। बेस्ट तरीका है ये लिखने का। सर एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर हम अनुच्छेद याद करते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले आर्टिकल्स भूल जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है। देखो, आर्टिकल्स को याद करने के लिए आपको एक जगह पर लिखना पड़ेगा और ऐसे पार्ट में आप तोड़ लो। जैसे आपने 1 से आर्टिकल 5 तक तोड़ लिया, 5 से 11 तक तोड़ लिया, 12 से 35 तक तोड़ लिया, 36 से 51 तक तोड़ लिया, 52 से 151 तक तोड़ लिया। आपने तोड़ लिया उस आर्टिकल्स को। 150 आर्टिकल आपके हो गए। 150 के बाद दूसरा पार्ट में 150 आर्टिकल आप याद कर लो। 300 आर्टिकल सफिशिएंट होते हैं पॉलिटी के लिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत कुछ आपको आता है। अब आप क्या करो कि जैसे आपने 1 से 4 तक जो पढ़ा वो आपको याद हो ही जाता है। 5 से 11 में कोई दिक्कत नहीं होती, 12 से 35, 36 से 51 में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का जो पार्ट है ना, इसमें कई सारे सेगमेंट है। तो अब उसे तोड़ लो कि ये राष्ट्रपति का हो गया, ये उपराष्ट्रपति का हो गया, ये प्रधानमंत्री का हो गया, ठीक है, ये जो है बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, ये अटॉर्नी जनरल का हो गया आर्टिकल, ये पार्लियामेंट के आर्टिकल हो गए, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हो गए। तो उसको जितने सेगमेंट में तोड़ोगे ना आप, उतना अच्छे से आर्टिकल्स याद होंगे। सब क्लॉज के चक्कर में पहली बार कभी पढ़े ना। सब क्लॉज आपको एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे करके याद होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स में तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो याद हो जाता है। और आर्टिकल याद करने के लिए तो बड़ी पुरानी सी कहावत है, मैंने अभी आपसे कही भी थी कि आर्टिकल पे आर्टिकल रोज याद करता हूँ प्रभु, रात को रटता सुबह मामला मिलता है साफ प्रभु। तो वो तो है ही आर्टिकल्स के साथ एक्चुअली। भूलने वाली चीज है सर इसमें। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और विकास को लेकर आपकी क्या राय है। क्या लोकतंत्र में विकास को किस गति के साथ लेकर चला जा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, किसी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी का प्रश्न रहा होगा पक्का। देखो, लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आपको सभी लोगों को ध्यान देना होता है। आप हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर जाति को, हर धर्म को ध्यान रखते हो। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो सभी लोगों के सहयोग से बनती हैं। तो किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होती लोकतंत्र के अंदर, और आपको सभी का ध्यान रखना होता है। सबका साथ, सबका विकास आपको करना होता है। तो विकास की जो स्पीड है थोड़ी देरी में हो जाती है, यानी निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है आपकी, जो डिसीजन मेकिंग है आपकी, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि विकास नहीं हो पाता लोकतंत्र में, यानी जो एक आदमी करना चाहता है वो कर नहीं पाता। लेकिन इसका दूसरा सोचने का नज़रिया भी है
भाई विकास में ये भी तो आप सबको साथ लेकर चल रहे हो। आपने किसी पर्टिकुलर समुदाय का विकास कर दिया लेकिन बाकी सब लोग छूट गए, तो वो भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है ना। तो लोकतंत्र में विकास होता है, और लोकतंत्र का जो विकास होता है वो बहुमुखी विकास होता है, सभी को सेटिस्फेक्शन उसके अंदर मिलता है। तो मेरा मानना है कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। लोकतंत्र जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ दी गवर्नेंस है वर्तमान समय में, और लोकतंत्र में विकास की संभावनाएं खूब है। पर आपको इसकी एक आर्ट आनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को सबको सेटिस्फाइड करके देश को आगे लेके जा रहे हो। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि लगातार मैं असफलता का सामना कर रहा हूँ, कई एग्जाम्स में मैं फेल हो चुका हूँ, तो क्या मुझे आगे की अब तैयारी करनी चाहिए या मुझे अपना दिशा बदल करके कुछ और कर लेना चाहिए? देखो, एक कहावत है ना, सफलता का इंद्रधनुष देखने के लिए आपको असफलता के कई मौसम देखने होते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिलने ही वाली है सफलता लेकिन आप छोड़ देते हो, तो आप ऐसे छोड़ना तो बेटर नहीं है। आप पहले खुद को एक बार इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या वाकई में आप इतनी मेहनत कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए, उस नौकरी के लिए, कि वो आपको मिल जाएगी। एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। किसी ने एक बार पूछा था कि क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हो? भाई अगर आप अपनी मेहनत पे फिदा हो ना, तो दुनिया आपकी ऊपर फिदा हो जाएगी। 90% लोग अपने काम के ऊपर, जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फिदा नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी मेहनत पे फिदा हो, जो आप कर रहे हो आपने 100% दे दिया अपना? नहीं दिया ना। तो जिस काम के लिए आप 100% नहीं दे रहे, जिस काम को आप 100% नहीं कर रहे, उस काम को दुनिया क्यों एक्सेप्ट करेगी, भगवान आपको क्यों 100% देगा? तो जिस दिन आप किसी काम को 100% देने लग गए, यकीन मानिए कि भगवान भी आपको 100% उसका फल देगा। सर आजकल विद्यार्थी जब 10वीं और 12वीं करके निकलता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि क्या करूं, एसएससी करूं, बैंक करूं, यूपीएससी करूं, पीसीएस करूं या कुछ और कर लूं। तो ये कंफ्यूजन कैसे हटे बच्चे का? देखो, 10वीं 12वीं का भी विद्यार्थी होता है, बड़ा कॉमन होता है। और 10वीं 12वीं के विद्यार्थी को जो दुनिया दिखाई जाती है वही देखता है वो। आजकल की दुनिया में तो यूट्यूब देखो आप, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, उसमें एक अलग दुनिया दिखाई जा रही है। और या बचपन से उसका एक इंस्पिरेशन होता है कि उसे कौन सी दुनिया देखनी है। माँ बाप का उसके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, जहाँ वो रहता है वहाँ का इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है कि वो क्या बनना चाहता है, क्या देखना चाहता है। तो बच्चे उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइन चुनते हैं। भाई जिसके माता पिताजी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर्स देखता है बचपन से, तो डॉक्टर बन जाता है। जिसके माता पिताजी आर्मी में, वो आर्मी पर्सनल देखता है, वो आर्मी में चला जाता है। जिसके माता पिता टीचर हैं, वो टीचर्स को देखता है, उस पर टीचर्स का इम्पैक्ट पड़ जाता है बड़े लेवल पर। तो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं ना, आजकल तो उन्हें अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है, तो उन्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जहाँ उनका इंटरेस्ट है उसी फील्ड को परस्यू करना चाहिए। उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोगों को आप देखो। आपका इंटरेस्ट सीए में है तो आप बेस्ट सीए देखो, बेस्ट सीए कैसे बना। डॉक्टर में तो बेस्ट डॉक्टर देखो आप कैसे बना। बेस्ट ऑफिसर है तो बेस्ट ऑफिसर देखो कैसे बने। बेस्ट टीचर देखो कैसे बने। यानी उस फील्ड के बेस्ट ऑफ डीपी जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनकी जर्नी को आप देखो और फिर आप सोचो क्या आपके पास इतने गट्स हैं कि आप वहाँ तक जाओगे। उस अकॉर्डिंग अपना फील्ड चूज कर लो। मुझे लगता है बहुत ही आसान चीज़ है। सर आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन है कि करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग का कितना महत्व बच्चों के जीवन में? करियर काउंसलिंग का महत्व इसीलिए है कि जो बच्चे, मैंने बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गांव वगैरह के, उन्होंने फील्ड ही नहीं देखे। जैसे हमें बचपन में कुछ पता ही नहीं था, 2-3 नौकरी के बारे में जानते थे कि भाई सरकारी नौकरी इज एवरीथिंग। मतलब आप सरकारी नौकरी लग गए तो यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज आप जीरो। तो सरकारी नौकरी के अलावा जो और फील्ड है वो बच्चों को पता ही नहीं होते। तो कैरियर काउंसिल से क्या होता है, उनको बता सकते हो। आजकल देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है, तो आईटी का कितना अच्छा फील्ड है। वीडियो एडिटर्स जो होते हैं आप लोगों की लाइन में, उनकी इतनी अच्छी सैलरीज होती हैं एकदम से सर। आजकल की लाइन में आप देखोगे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जानते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है। तो ये क्या, बच्चे के सामने एक्सपोजर जो है वो तभी आएंगे उसके सामने, उसे पता होगा कौन से फील्ड है। अब आपको 2 ही फील्ड पता है, तो कैरियर काउंसलिंग से क्या होता है कि आपको बहुत सारे फील्ड्स मिल जाते हैं। भाई 4, 5, 10 फील्ड है, इनमें आप जहाँ चाहो ट्राई कर लो, जो आपका मन करता है उसमें आराम से सफल हो सकते हो। सर ये तो पढ़ाई के क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने भेजे थे। मैं कुछ पढ़ाई से हट करके कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पूछो। जैसे कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही?
कॉलेज लाइफ तो मेरी ठीक ठाक थी। कॉलेज लाइफ में मैंने कहा ना कि मैं एनसीसी में है, अंडर ऑफिसर था, एनएसएस में चीफ प्रोक्टर था, बीएसए कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। तो कॉलेज में जब आप एनसीसी के एनएसएस के चीफ प्रोक्टर होते हो या एनसीसी के अंडर ऑफिसर होते हो, तो कितने यूथ होते हैं ना, यूथ वो आपके आसपास रह रहे होते हैं और आप ना एक अलग तरीक़ा की कॉन्फिडेंस में रहते हो। तो माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑन टॉप ऑफ दैट लेवल एक्चुअली, कि यार हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ी थ्रिलिंग सी रही, बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे सोशल भी काम किए मैंने, एनएसएस में बहुत सारे सोशल काम किए, पेड़ लगाए। हमारे एक एनएसएस के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एनएसएस में बहुत सारे काम कराए। कभी गंदी गंदी नालियाँ साफ़ करवाई, तो नाली भी हमने साफ़ किए हैं, पेड़ भी हमने लगाए हैं, एनएसएस के लोगों को भी हमने संभाला है, ट्रैफिक पर भी हमने काम किया है। एनसीसी में भी हमारे जो कॉलेज के जो हमारे हेड थे, उन्होंने हमसे बहुत सारे काम एनसीसी में भी कराए। बहुत अलग जर्नी रही। सर विद्यार्थी मोटिवेट कैसे रहें? यार मोटिवेशन की बड़ी समस्या है आजकल के विद्यार्थियों को, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो आपके अंदर से आता है। आपने जो एम बनाया है ना, उस एम को आप लिखो, उस एम के बारे में आप सोचो, उस एम को अचीव करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, ये जो सोच है ना, ये आपको मोटिवेट करेगी उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए। आप बार बार ये सोचो कि अगर प्राप्त कर लिया तो मैं क्या करूँगा, आप इसको अचीव करने के बाद समाज में क्या कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। तो मोटिवेशन एक अंदर की आग है, और अंदर की आग कभी ख़त्म नहीं होती अगर आप रियली में कोई एम बना के उसके लिए मेहनत करना चाहते हो। तो ये बात अलग है कि कभी कभी आप नर्वस हो सकते हो, तो रूटीन को चेंज करो और दोबारा से आप मोटिवेट हो जाओ। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। सर विद्यार्थियों के लिए क्या एक बेस्ट रूटीन होना चाहिए? यार देखो, एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो उसके सामने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पढ़ाई करना, और 4 सेगमेंट होते हैं पढ़ाई में। पहला होता है कि आप एक नई चीज़ पढ़ते हो, फिर आप उस नई चीज़ को रिवाइज करते हो, फिर तीसरा होता है कि उस नई चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, चौथा होता है उसके ऊपर नोट्स भी बनाते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा डे रूटीन होता है कि आप मॉर्निंग में रिवीजन करें, कुछ भी नया ना ट्राई करें मॉर्निंग में, आप सिर्फ मॉर्निंग में रिवीजन करें, जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करें आप मॉर्निंग में। आप जो मिड मॉर्निंग है, 10 बजे का समय, 11 बजे का समय, 10 से 12 बजे के बीच में आप नया पढ़ें। आपका दिमाग अलग एनर्जी लेवल पे होता है और आप नई चीज़ें पढ़ना पसंद करते हो, उसको आप लिखें, नोट्स बनाएं। उसके बाद 12 बजे के बाद 1-2 बजे का टाइमिंग आप छोड़ सकते हो। उसके बाद इवनिंग में भी 4 बजे से लेकर आप 6 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग में आपने रिवीजन किया, और मिड मॉर्निंग और इवनिंग में आपने नई चीज़ें पढ़ी, नई नोट्स बनाए। रात्रि के समय पर यानी बिफोर बेड आप क्या कर सकते हो, आप एमसीक्यू सोल्व करो। जब भी आपको लगे कि आपको नींद आ रही है ना, तो आप एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाने पर आपकी नींद तुरंत भाग जाती है। प्रैक्टिस। अब आपने जो पढ़ा था उसे अब अगली मॉर्निंग में फिर से रिवाइज करो। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप टाइम पीरियड बांट लो कि आपको पढ़ना कब है, आपको रिवीजन कब करना है, आपको प्रैक्टिस कब करनी है। ऐसे करके अगर आपने 3 चीज़ें ये बांट दी ना, तो यकीन मानिए कि आपका डे रूटीन बहुत ही बेटर बन जाएगा। अब अलग बात है कि आप रात में पढ़ते हो, कि आप दिन में पढ़ते हो, कि आप सुबह पढ़ते हो, लेकिन 3 टाइम पीरियड के स्लॉट आप बांट दो, पढ़ने का अलग, रिवीजन का अलग, और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस का। यस, बिल्कुल। सर याद कैसे करें? ये बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि सर याद कैसे करें। देखो, याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। तो याद करने का बेस्ट मेथड होता है रिवीजन। मैं जिन बच्चों से पूछता हूँ कि याद नहीं हो रहा, आप कितनी बार रिवाइज करते हो, तो कहते हैं रिवीजन तो हम करते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक लाइन है कि आप किसी काम को 100 बार करो, बजाय कि आप 100 बार नई नई काम करो। आप एक चीज को ही पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। देखो, जो ह्यूमन माइंड है ना, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो रिवीजन से चीजें याद कर रहा है। जितनी मेमोरी आपकी दिमाग में रिपीटेटिव फॉर्म में होंगी, उतना आपका दिमाग चीजें याद करता है। तो बजाय कि आप सब कुछ नया पढ़ रहे हो, आज आपने ये किताब पढ़ी, कल आपने ये किताब पढ़ी, उससे बजाय आप एक ही किताब को 100 बार पढ़ो ना। 100 किताब अलग अलग क्यों पढ़नी है आपको? आप एक किताब चूज कर लो, भाई एक हिस्ट्री की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, एक पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, आप उन्हीं को बार बार पढ़ो। तो रिपीटेटिव जो स्टडी है ना, उससे आपको चीज़ें याद होती है। दिस इज द बेस्ट वे।
आज की हमारी करण सर के साथ बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।